हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डी5 एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में जो भी हिंदी के जो भी सिलेबस अकॉर्डिंग है वो मैं आपको देने वाला हूं। तो मैंने आपको क्या करवाया था, कविता और कविताओं का संग्रह, लेखक, उनके नाम, जो भी उनके संक्षिप्त विवरणियां हैं वो करवा चुका था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा चुका था। और आज आपके जो सिलेबस में है, क्या आपको क्या पढ़ना है, वर्ण विचार पढ़ना है, यानी फोनोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, तो वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या, फोनोलॉजी, वो लेकर के आया हूं। तो आप बढ़िया से देखिए फोनोलॉजी को, यानी वर्ण विचार को। और आप सिर्फ बिहार दरोगा में ही नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जामों में आप हिंदी में अच्छे नंबर से अंक ला करके आप बिहार दरोगा और अपना सपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन जो होने वाला है वो पूरी तरीके से वर्ण विचार का होने वाला है, यानी फोनोलॉजी के बारे में जानेंगे, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो नो वेट नो लेट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार को देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए शुरू से देखते हैं कि वर्ण विचार, आखिर वर्ण विचार है क्या, वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई बेटा क्या है, ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण कहते हैं। अब वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह यानी लिपि दोनों के लिए होता है। यानी जो हम वर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं वो ध्वनि के लिए करते हैं या ध्वनि चिन्ह के लिए करते हैं, है कि नहीं। चलिए अब देखिए कुछ यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिएगा। तो आपको क्या है, पहला वाक्य कि आकाश कल दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली में क्या, लाल किला देखेगा। अब दोनों वाक्यों को बोलकर पढ़ने के लिए क्या, ध्वनि, तथा लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, ध्वनि चिन्ह चाहिए। क्या चाहिए, पढ़ने के लिए ध्वनि और लिखने के लिए लिपि चाहिए, ध्वनि चिन्ह चाहिए। और ध्वनि चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। तो ये चाहिए, अर्थात दोनों का सहारा लेना पड़ता है। ये दोनों वाक्य चार चार शब्दों के योग से बने हैं। चार चार शब्दों के योग, यानी आकाश एक अलग शब्द हो गया, कल एक अलग शब्द हो गया, दिल्ली जो है वो भी मेरा एक अलग शब्द हो गया, और जाएगा ये भी एक अलग शब्द हो गया। यानी ये चार शब्द मिल करके एक वाक्य बना है। और ये जो शब्द बना ये अलग अलग ध्वनि को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, आकाश कल दिल्ली जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, आकाश को अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अ जोड़ क्या, ये आ जोड़ क जोड़ आ, यानी आ हो गया, का हो गया, और स जोड़ अ, लिख सकते हैं कि नहीं। चलो, यानी 1 2 3 4 5, इसमें कितनी ध्वनियां हैं, 5 ध्वनियां हैं। क्या है, 5 ध्वनियां हैं इसमें। ठीक है, 5 ध्वनियां। उसी प्रकार कल को अगर देखेंगे तो कल को अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, क जोड़ अ, क हो गया। ल को देखते हैं तो ल जोड़ अ, क्या हो गया, कल। अब इसमें कितने ध्वनियां हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 ध्वनि है। ठीक, उसी प्रकार अगर दिल्ली को देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, द जोड़ हर्षई जोड़ ल जोड़ ल जोड़ दीर्घई, क्या हो गया मेरा, दिल्ली। क्या हो गया, दिल्ली। तो बेटा इसमें देखो कि आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 ध्वनियां मिल करके ये आपका बन गया क्या, दिल्ली। क्या बन गया, दिल्ली बन गया।
अब जाएगा को देखते हैं, क्या, ज जोड़ आ जोड़ ए जोड़ ग जोड़ आ, जाएगा। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने ध्वनियां हैं, 5 ध्वनियां हैं। क्या है, 5 ध्वनियां। क्या है, 5 ध्वनियां हैं। यानी ये ध्वनियों का समूह क्या है, यहां पर शब्द बन गया। अब देखिए इन ध्वनियों के और ऐसे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं क्या, इससे छोटा कुछ हो सकता है क्या, इन ध्वनि की और हम छोटा नहीं कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, जिन पर विचार किया जा सके, अतः व्याकरण में इन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी जिन ध्वनियों को और छोटा नहीं कर सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे, परिभाषा को देखते हैं जो आप पढ़ते आए हो। परिभाषा में क्या दिया हुआ है, परिभाषा में दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके खंड ना हो सके, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनका खंड हम लोग और नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो गया कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं या वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ, क, ख, ग, द, ये सब का और छोटा इससे हो नहीं सकते। क्या हम इस क को यानी आधा क बोल सकते हैं, इसको क्या और छोटा हो सकता है क्या, नहीं। तो बेटा इसका हम छोटा कर सकते हैं। क्यों, इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं कैसे, तो ये लिख के क जोड़ अ, है ना, ये छोटा हो गया। लेकिन क्या हम इसे छोटा कर सकते हैं, नहीं। अर्थात क्या, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। बेटा याद रख लो, हर एग्जाम के लिए आपके लिए नंबर पक्के हो जाएंगे, हर एग्जाम में पूछा जाता है इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, वर्णों। अब क्या है, आपको क्या पढ़ना है, वर्णमाला। हमने देख लिया वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। अब वर्णमाला पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, वर्णमाला पढ़ना है। बेटा वर्णमाला पढ़ना है तो हमने वर्ण पढ़ा, तो ठीक उसी प्रकार से सोचो कि ये एक मोती है। ठीक है, ये छोटा सा एक मोती है, और मोती को अगर हम मोती का माला बोलें तो समझ में आता है कि भाई एक मोती था, उसको पिरो दिया गया, एक एक करके मिला करके बहुत सारा मोती को माला बना दिया गया। ठीक उसी प्रकार से जब हम वर्ण को क्या करते हैं, माला बना देते हैं, यानी बहुत सारे वर्ण को ले आते हैं, तो वो हो जाता है वर्णमाला। क्या, वर्णमाला। अब देखिए, अर्थात वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, कमेंट करो। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। कितने, कितने, 48 वर्णमाला है, वर्ण है। ठीक है, अब हिंदी वर्णमाला इस प्रकार है, देखिए देख सकते हैं आपके सामने। क्या है, आपके सामने है अ आ हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ री ए ऐ ओ औ अंग आ। इसमें कितने वर्ण हैं, 13 वर्ण हैं। कितने, 13 वर्ण हैं। कितने, 13। ठीक उसी प्रकार से क ख ग घ अंग। बेटा इसमें क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क वर्ग। क्या, क वर्ग में कितने हो गए, 5। उसी प्रकार से ख वर्ग, क्या है, ख वर्ग, इसमें भी 5। ठीक है, सॉरी चौ वर्ग होगा ना, चलो चौ वर्ग है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, चौ वर्ग, ये है क वर्ग, ये है च वर्ग, ये है ट वर्ग, और ये है प वर्ग। ठीक है, ये देखिए जब हम लोग क ख ग घ
अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ मुदिन्न त थ द ध दंत न प फ ब भ म। उसके बाद य र ल व तालिवस्य मुधांस दंतस्य ह। इनका जब हम लोग काउंट करते हैं तो आप पाएंगे कि टोटल कितने हो गए 33 यानी 33 और अड़ और अड़। ठीक है, ये दो जो हैं ये दो अलग से है और इधर का 13, कुल कितने हो गए? कुल हो गए 48। कितने? 48। अब बोलोगे सर 48, बेटा उच्चारण की दृष्टि से आपको 52 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो यहां कुल कितने हो गए 48, अर्थात कुल वर्णों की संख्या कितना हो गया 48। समझ में आ रहा है? चलो कमेंट करो साथ में फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आगे देखिए क्या है। आगे उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हम हिंदी वर्णमाला को दो भेदों में बांटते हैं। क्या? उच्चारण की दृष्टि से और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला को हम दो भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं? दो भेद किए गए हैं। क्या क्या? अब देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। क्या? एक स्वर वर्ण और दूसरा क्या? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब देखिए स्वर वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? वॉवेल। क्या कहते हैं? वॉवेल। और व्यंजन को कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो याद रखो स्वर वर्ण वॉवेल, यानी जो वर्ण किसी सहायता के, जो बिना किसी सहायता के बोले जाए वह स्वर कहलाते हैं। यानी जो हम लोग बोलते हैं उसमें बिना किसी सहायता के बोले तो उसे हम स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 है। क्या? 11 है। सर बोलेगे तब इसमें 2 गोर कहाँ गायब हो गया सर? तो चलिए मैं 2 को आगे बताऊंगा। ठीक है, आप अभी 11 याद रखो। देखिए क्या? ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ ओ, ये 11 हैं। ठीक है, आपने देख लिया कितना है? 11 हैं। अब देखिए, अब देखते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के निम्नलिखित 3 भेद किए गए हैं। अब देखिए उच्चारण की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो स्वर को 3 भागों में बांट दिया गया है। क्या? 3 भागों में बांटा गया है स्वर को। क्या? ह्रस्व स्वर, यानी उसको मूल स्वर बोला जाता है। बेटा ह्रस्व स्वर को और कौन सा स्वर बोला जाता है? याद रखो मूल स्वर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। यानी उच्चारण की दृष्टि से स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या? पहला बताइए जल्दी से। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा क्या है? प्लुत। ठीक है, चलिए याद रखिए। देखिए आगे आगे है ह्रस्व स्वर के बारे में अब जानते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है? ठीक है, चलिए देखिए ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर। ठीक है, शॉर्ट वॉवेल, यानी जिन स्वरों के, बेटा याद कर लेना, साथ में नोट डाउन करते चले जाना ताकि आप कभी ना भूलो। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी जिन स्वर का हम उच्चारण करेंगे उसमें कम समय लगे तो वह हमारा ह्रस्व स्वर होता है। बेटा क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। ठीक है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। कितने? 1 2 3 4। इन्हें मूल स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल स्वर। इनकी संख्या 4 है, याद रखो। कितने? 4। अब 4 कौन कौन है? तो अ है, हर्षई है, हर्षौ है, री है। ठीक है, सब छोटी वाली। इन्हें ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। ये ह्रस्व संख्या में 4 हैं। कितने बोला गया? ह्रस्व कितने हैं? तो 4 हैं। चलिए अब देखते हैं दीर्घ। दीर्घ स्वर में देखिए लॉन्ग वॉवेल, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर, यानी मूल स्वर कौन? यानी अ, हर्षई, हर्षौ और री, उससे दुगुना समय लगे। क्या? उससे दुगुना समय लगे तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखते हैं कि इससे दुगुना समय किसमें लगता है? किसमें लगता है? तो
किसमें लगता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, ह्रस्व में क्या हो गया आपका, ये 4, और दीर्घ में क्या हो गया, ये 7, है ना, देख रहे हो। अ के बाद सबसे ज्यादा अ से दुगुना किसमें लगता है समय, आ। अ के बाद आ, ठीक है, तो आ। हर्षई कम लगा, दीर्घई तो उससे ज्यादा समय लग रहा है। हर्षऊ में कम, दीर्घऊ में ज्यादा। ए, ऐ, ओ, औ, इस समय क्या लग रहा है, ज्यादा। ज्यादा उच्चारण करने में ज्यादा बल लग रहा है ना। अर्थात क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से ज्यादा यानी दुगुना समय लगता हो वह दीर्घ स्वर कहलाता है। कौन सा स्वर कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है, ठीक है। ये संख्या में कितने हैं, कितने हैं, 7 हैं। चलो क्लियर। चलिए अब देखिए आपके सामने है तीसरा, प्लुत स्वर। बेटा प्लुत स्वर क्या कहते हैं, तो बहुत आसान है। क्या, ह्रस्व का जो आपको याद कर लेना है, याद करने के बाद ह्रस्व से ज्यादा उच्चारण में समय लगता है किसमें, दीर्घ में, और दीर्घ से ज्यादा समय लगता है किसमें, प्लुत में, ठीक है। तो देखिए यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से क्या तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका प्रयोग प्रायः किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे हे राम, ओ आदि लिखते समय प्लुत के क्या 3 के रूप में। जब हम लोग प्लुत का यूज करते हैं तो इस तरीके से रहता है, जैसे ओम ऐसे लिखते हैं ना, राम, यानी क्या, इसका मतलब क्या, 3 गुना समय लगता है। क्या, इसका मतलब 3 गुना समय लगता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। यानी यहां अंकित कर दिया गया है, जिसका अभिप्राय क्या है, तिगुना समय है। इसका प्रयोग बहुत कम होता है। प्लुत का जो स्वर का जो यूज होता है वो बेटा बहुत कम होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, स्वर के कितने भेद, क्या, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फिर प्लुत स्वर। तो सबसे ज्यादा यूज आपको ह्रस्व और दीर्घ को देखने को मिलता है, प्लुत बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, आपको स्वरों की मात्राएं पढ़ना होगा। बेटा हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, ठीक है। बस अब समझने की बारी है। क्या, स्वरों की मात्राएं, जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर, क्या, जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर, यानी स्वर कौन, स्वर 11 अ आ हर्षई दीर्घई हर्षव दीर्घऊ हैं वो सब, यानी जब स्वर व्यंजनों के साथ यानी क ख ग घ के साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं तब इनका स्वतंत्र रूप परिवर्तित हो जाता है और यह मात्रा कहलाता है। क्या, यानी जब स्वर व्यंजन के साथ मिलता है ना तो उसका रूप बदल जाता है। क्या, यानी 2 जन मिला और तीसरा रूप के रूप में वो प्रेजेंट हुआ, यानी 2 जन मिलके तीसरा आया और वो बिल्कुल चेंज आया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्वरों की मात्राएं कहेंगे। यानी जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयुक्त होता है तो यह स्वतंत्र रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह मात्रा कहलाते हैं, ठीक है। अब देख लो, जैसे यहाँ पर अ है, अ का मात्रा बेटा कुछ नहीं, आ का मात्रा कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ध्यान दो इधर। उसके बाद हर्षई, हर्षई का मात्रा इधर से, दीर्घई का मात्रा इधर से, हर्षऊ ऐसे, दीर्घऊ ऐसे, री, री होता है, दीर्घऊ ऐसे, री ऐसे, ए ऐसे, ऐकार का ऐसे, ओ का ऐसे होता है और फिर ओकार का ऐसे होता है। ये क्या है, मात्राएं है। क्या है, ये सब मात्रा है। क्या है, मात्रा, मात्राएं हैं। अब शब्द बना के देख लेते हैं। क्या बना करके, शब्द बना के देख लेते हैं। शब्द में अगर हम बनाते हैं तो इसमें क में ऑलरेडी रहता है, तो यानी कम हो गया, कम लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। चलिए अगला देखिए, क्या है, आ में जैसे हम लोग लिख सकते हैं आम, राम,
क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पर ये मात्रा लग रहा है। हर्षी में क्या लिख सकते हैं, कीला, कीला, जीला, हैं, लिख सकते हैं। दीर्घई में क्या लिख सकते हैं, गीला, क्या लिख सकते हैं, बीमार। तो ये क्या आ रहा है, दीर्घी का मात्रा लग रहा है। हर्षऊ में ऊन, दीर्घऊ में री में, इसी तरह से एकार में एकार का, ओकार का, औकार का, औरत, इस तरीके से बहुत सारे शब्द बनते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। क्या अस्वर का क्या कोई मात्रा है, कोई मात्रा है नहीं। बाकी देखो सबका मात्रा लगा हुआ है ना, मात्रा लगा हुआ है, लेकिन अ का कोई मात्रा नहीं है। यानी सभी व्यंजन अस्वर के साथ लिखे जाते हैं, अन्यथा उनमें हलंत लगा दिया जाता है। जैसे आधा क, आधा च, आधा ट, आधा प आदि, है ना। यानी सभी स्वर जो अ होता है वो सभी व्यंजन के साथ लगता है। ठीक है, चलो, और अगर ओ हट जाएगा, देखो यहाँ, यहाँ क्या है, ये क है, क क्या है, व्यंजन है, यानी इसमें क्या है, इसमें स्वर भी है ना। ओ अगर ये हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो बेटा बच जाएगा क्या, क, क्या बच जाएगा, क, है ना, आधा क, यही बता रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या, ये सब स्वर जो है स्वर रहित व्यंजन है। जैसे आधा क जोड़ अ क, च जोड़ अ च, ट जोड़ अ ट, प जोड़ अ प बना। ये सब क्या है, अस्वर से सहित व्यंजन है। यानी अगर हम बात करें इसका, तो ये क्या है, स्वर सहित व्यंजन है। क्या, स्वर सहित व्यंजन है, इसको हम लोग स्वर सहित व्यंजन बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो बेटा है, ये इसको बोलते हैं स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित, स्वर रहित व्यंजन, क्या, व्यंजन। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन। ठीक है, आपने समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है अयोगवाह। अयोगवाह किसको बोलेंगे, अयोगवाह, एक, दूसरा अनुस्वर, तीसरा अनुनासिक, और चौथा विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। क्या, सबसे पहले हम देखते हैं अयोगवाह को। क्या, अयोगवाह यानी आफ्टर साउंड, किसको बोलते हैं, यानी ऐसे वर्ण जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन, यानी ऐसे स्वर जो न, ऐसे वर्ण जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, अयोगवाह कहलाते हैं। क्या, अयोगवाह कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग, अह और अंग को स्वरों के साथ रखा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण अ की सहायता से ही होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्या है, अनुस्वर। अनुस्वर के बारे में बेटा जानते ही हो, क्या, ऊपर में एक बिंदु लगा देना, है ना, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वर। देखो इसका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वर का उच्चारण कहां से होता है, नाक से होता है। जैसे अंग, अंगूर, है, चंदन, संगम, नाक से हो रहा है। जैसे गंगा, जंगल, हंस आदि। ठीक है, चलिए अब है अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु, ये वाला, क्या, ये वाला, है ना, देखिए ये वाला अनुनासिक होता है, चंद्र बिंदु ऐसे वाला। ठीक, इनका उच्चारण जो है नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, नाक और मुंह से भी होता है। जैसे, जैसे आंख, क्या, आंख, पढ़ो आंख, उच्चारण को मेरे साथ, आंख। ठीक, हंसी, क्या, हंसी, आंख, हंसी, चांद। इस प्रकार से जो भी चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं, इनके ऊपर क्या, चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अनुनासिक बोला जाता है। क्या, जितने भी चंद्रबिंदु वाले हैं सारे अनुनासिक वाले हैं। क्या है, अनुनासिक। चलो अगला देखते हैं। अगला आपके सामने है विसर्ग। क्या, विसर्ग। विसर्ग में क्या, अ वा, क्या हम लोग जब पढ़ते हैं अंग अह, क्या, अह,
यानी ये जो पीछे लगा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। यानी इसका उच्चारण आधा ह के समान होता है। इसका चिन्ह क्या बेटा क्या है? देखो चिन्ह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? चिन्ह। चिन्ह दिया हुआ इस तरीके से दो गो है, दो गो दिया हुआ है। इसका चिन्ह ऐसे होता है जैसे दुख प्रातः, यानी जो दो बिंदु दिया हुआ है ऊपर नीचे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं? जैसे प्रातः ह, आधा ह के रूप में किया जाता है, यानी प्रातः दुख, है ना, इस प्रकार से अतः प्रातः दुख। ठीक है, ऐसे करते हैं विसर्ग का उपयोग। चलिए अगला देखिए। अगला आता है आपके सामने क्या? स्वर ये सारा पढ़ लिया। अब आपके सामने है व्यंजन। स्वर पढ़ने के बाद आपके सामने आया है व्यंजन। क्या आया है? व्यंजन पढ़ना है। देखिए, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। यानी क्या समझे कि बिना स्वर का व्यंजन का उच्चारण होगा ही नहीं। यानी व्यंजन को पढ़ने के लिए क्या किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता? स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है, चलिए व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? 3 वर्गों में बांटा गया है। एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। आपसे पूछ सकता है कि व्यंजन के कितने भेद हैं, तो आप मारोगे 3। कौन कौन बेटा? कौन कौन? जल्दी बताओ। क्या? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और क्या तीसरा? कमेंट करो। उष्म व्यंजन। चलिए अब देखिए यहाँ नोट के तौर पर कि संयुक्त व्यंजनों सहित ये संख्या में 39 है, यानी 39 है। अगर हम लोग संयुक्त व्यंजन को मिला दें, संयुक्त व्यंजन को मिला दें तो ये 39 हो जाएगा। ठीक है, इसके निम्नलिखित 3 भेद हैं। क्या? तो चलिए आइए देखते हैं अब स्पर्श व्यंजन को, कि स्पर्श व्यंजन किसको कहेंगे? स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी न किसी आंतरिक भाग का स्पर्श करके आती है। यानी जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुख का वायु है, हवा है, ठीक है, वो किसी न किसी आंतरिक भाग का स्पर्श करके आएगा। यानी भीतर जो हवा भीतर से जो बाहर आएगा वो किसी से न किसी से टच होगा। ठीक है, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बेटा स्पर्श माने क्या होता है? छूना, छू करके आएगा। जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो भीतर का वायु जो है किसी न किसी से स्पर्श करके टच करके आएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है कुल कितने हैं? कुल 25 हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन है 25। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिए तो आपको सारा आज ही डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या है। ठीक है, चलिए देखिए ये रहा आपके सामने। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। हर व्यंजन का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। जैसे क वर्ग में कौन कौन? क से अंग तक। च वर्ग में च से य तक। ट वर्ग में ट से न तक। ठीक है, त वर्ग में त से न तक और प वर्ग में प से म तक। ये क्या हो गया? 25 हो गया ऐसे, जो कि क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, जो भीतर से जो हवा आ रहा है वो कहीं ना कहीं टच हो रहा है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। और स्पर्श व्यंजन के कुल कितने हैं स्पर्श व्यंजन? तो बेटा 25 हैं। यानी क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जितने भी हैं ये सारे आपका क्या है? स्पर्श व्यंजन है। आपका एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि ट ठ ड ढ मूर्धन्य कौन सा व्यंजन है? कौन सा व्यंजन है बेटा? कौन सा व्यंजन है? तो आप मार लोगे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला है। अगला आपके सामने है अंतस्थ व्यंजन। कौन? अंतस्थ व्यंजन। देखिए ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं।
कौन? अंतस्थ व्यंजन किसको बोला जाता है बेटा? जो स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है। ये 4 हैं, संख्या में कितने हैं? ये 4 हैं। कौन? य, र, ल, व। ये याद रखना, य, र, ल, व जो 4 हैं ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन? ये 4, य, र, ल, व। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है उसमें व्यंजन में क्या है? क्या है? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर उष्मा यानी गर्मी पैदा करती है। उष्म से ही पता चलता है गर्म वाला, है ना? यानी क्या, जब हम लोग उच्चारण करते हैं व्यंजन का, उस समय क्या होता है? वायु जो होता है, हवा जो होता है, वो मुख से टकराकर गर्मी पैदा करती है, तो उन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या? उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये भी संख्या में 4 है। कौन? स, मूर्धन्यस्य दन्तस्य ह, तालव्यस्य मूर्धन्यस्य दन्तस्य ह। जब ये बोलते हैं तो मुंह में एक गर्माहट होती है। ठीक है, वायु जो होती है मुख से टकराकर गर्मी पैदा करती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? उष्म व्यंजन कहेंगे बेटा, उष्म व्यंजन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है? संयुक्त व्यंजन। कितने? संयुक्त व्यंजन बेटा, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक, क्या? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन बोलते हैं बेटा, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, याद रखो। ठीक है, ये भी संख्या में 4 हैं। कौन? कौन? चलिए यहां कहां खत्म हुआ? ह। अब कौन? हुक्ष, त्र, स्त्र, है ना? चलिए आगे देखिए, साथ में नोट करते चले जाओ। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, लाइफ टाइम हमेशा रहने वाला, ये कभी नहीं भूलने वाले हो आप। अब देखिए क्या बोला गया है कि 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब देखिए, जब हम लोग क भी क्या है? एक व्यंजन है। स भी क्या है? एक व्यंजन है। यहाँ स्वर नहीं है। क्या? यहाँ स्वर रहित व्यंजन है। ये भी स्वर रहित व्यंजन है, ये भी स्वर रहित व्यंजन है। जब ये दोनों व्यंजन मिलता है तो हुक्ष बनता है बेटा। क्या बनता है? हुक्ष। यानी क और स मिलके क्या बन गया? हुक्ष बन गया। जब हुक्ष बनता है यानी अक्षर, क्षमा, कक्षा लिखते हैं हम लोग। चलो आगे देखो, जब वर्ण रहित स और वर्ण रहित र मिलता है तो बनता क्या है? बनता है स्र। क्या बनता है? स्र। यानी श्रम, परिश्रम, श्रमिक, श्रवण, ये सब होता है। ठीक है, जब बेटा यहाँ ज यानी स्वर रहित ज और स्वर रहित य मिलता है तो ज्ञ बनता है। क्या बनता है? ज्ञ बनता है बेटा। क्या बनता है? ज्ञ बनता है। ठीक है, यानी ज्ञानी, ज्ञान, अज्ञात। ठीक है, चलिए अगला। अगला जब बेटा त, स्वर रहित त और स्वर रहित र, यानी ये दोनों व्यंजन को जब मिलाते हैं तो बनता है त्र। क्या बनता है? त्र। क्या बनता है? त्र। जैसे पत्र, चित्र, नक्षत्र, त्रिशूल हैं, ये सारे क्या हो गया? ये सारे हो गए संयुक्त व्यंजन। क्या? संयुक्त व्यंजन। और इसकी संख्या कितनी? 1 2 3 4 है। 1 2 3 4। अब की बार जो है सीधे दोरोगा पार। 1 2 3 4। अब की बार दोरोगा पार। चलिए अब क्या है? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? क्या? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो डबल लेटर कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? देखिए, जब एक ही व्यंजन वर्ण 2 बार मिलता है, जब एक ही व्यंजन दोबारा मिलता है तो वहां द्वित्व व्यंजन होता है। यानी एक व्यंजन जब आपस में दोबारा मिलता है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या? देख लो, जैसे स्वर रहित च यानी आधा च और पूरा च, वर्ण स्वर्ण रहित, स्वर रहित च यानी आधा च और गोटा च जब मिलता है तब वहां पर
द्वित्व व्यंजन होता है। क्या होता है? द्वित्व व्यंजन होता है। इसीलिए चौ को द्वित्व व्यंजन है। चौ क्या है? द्वित्व व्यंजन है। उदाहरण के लिए जैसे प आधा क में आकर का, पक्का। प आधा तो में आकर ता, पत्ता है। चो आधा मो चो, चम्मच, है ना। इस प्रकार से ये क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन होते हैं। और द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक ही व्यंजन वर्ण दो बार मिलता है। जब दो बार एक ही प्रकार का व्यंजन मिलता है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए क्या लिखा है। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। देखिए अब वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। क्या? वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी जिसका वर्ण का उच्चारण हम कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं? मुंह से खा रहे हैं। क्या? उसी प्रकार से वर्ण का जब उच्चारण होता है तो कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? तो देखिए, यानी मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण होता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। चलिए तो बच्चों हम देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। कंठ से होता है, कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है, दंत से होता है, ओष्ठ से होता है और नासिका से होता है। वर्ण का उच्चारण हम कहाँ कहाँ से करते हैं? ओष्ठ से करते हैं, नासिका से करते हैं, क्या मूर्धा से करते हैं, तालु से करते हैं, कंठ से करते हैं, नासिका से करते हैं। ये सारा हमारा क्या है? वर्णों का उच्चारण स्थान है। वर्णों का उच्चारण स्थान है। ठीक है, चलिए अब हम लोग उच्चारण तालिका के माध्यम से देखेंगे कि कहाँ से क्या होता है और कहाँ क्या क्या उच्चारण होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसको गौर से देखिए। ये उच्चारण तालिका दिया हुआ है कि कंठ से कौन सा स्वर का उच्चारण होता है और कौन सा व्यंजन का उच्चारण होता है। यानी कंठ से हम लोग देखो बोलना आ, क ख ग घ अंग ह, ये सब सारा कंठ से उच्चारण हो रहा है। यानी इसका उच्चारण स्थान ओ और आ और क वर्ग और ह का उच्चारण कहाँ से होता है? तो बेटा क क्या कंठ से होता है। अब देखिए हर्षई दीर्घई च छ ज झ य स, ये कहाँ से होता है? बेटा ये तालु से होता है। आपका एग्जाम में पूछ देगा हर्षई और दीर्घई का उच्चारण कहाँ से होता है। ऑप्शन में दे देगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। क्या मारोगे? तालु मारोगे। क्या मारोगे? तालु मारोगे और चालू बन जाओगे। चलो अगला देखो मूर्धा से री। बेटा उच्चारण करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि उसका उच्चारण स्थान कहाँ है। ठीक है, री ट, देखो ट कहाँ सट रहा है? ट ठ ड कहाँ सट रहा है? मूर्धा में। यानी जीभ का जो ऊपरी परत है, मुंह का जो ऊपरी परत है वहां सट रहा है। जैसे ट ठ ड, जीभ जाके वहां कूच रहा है ना, ऊपर भाग में जाके छत को कूच रहा है। यानी मूर्धा। री हो गया ट ठ ड ढ न र स, ये सब क्या तालु को कूच रहा है, ऊपर सट रहा है। ठीक है, तो वो सब कहाँ से उच्चारण हो रहा है? उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। अब दंत का उच्चारण स्थान में दंत हो गया उच्चारण स्थान, और उच्चारण में कौन? त। अब उच्चारण करो त थ द ध न, सारा क्या कर रहा है? दांत को टच कर रहा है। कहाँ? दांत को। त में कहाँ? दांत का भीतरी वाला हिस्सा में टच हो रहा है। अर्थात कहाँ से ये उच्चारण हो रहा है? दंत से। यानी अगर पूछ देगा तो थ, यानी तो वर्ग में जितने भी हैं वो कहाँ से उच्चारण स्थान है उसका? तो बोलोगे दंत है। चलो ओष्ठ में ओष्ठ का उच्चारण स्थान है, और वो कौन कौन सा है? हर्षऊ, दीर्घऊ, उसके बाद फिर क्या है? प। देखो मैं जो उच्चारण कर रहा हूं प, होठ क्या कर रहा है? सट रहा है, होठ। प फ ब भ,
अब बिना होंठ को सटाए प बोल के दिखा दो तो मान जाएंगे, हैं? हर्षऊ, दीर्घऊ और प फ ब भ, जब तक दोनों होंठ नहीं सटेगा तब तक उच्चारण नहीं कर सकते हो। यानी दोनों होंठ को बिना सटाए प बोलो, आ बोल के दिखा। कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? हैं? नहीं बोल पाओगे, ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो, करो करो करो, ट्राई करो, फिर कमेंट करो हो रहा है कि नहीं। चलो, तो जो ओष्ठ है, ओष्ठ का प फ ब भ म में होता है। नासिका में क्या होता है देख लो। नासिक में अंग, य, न म, ये सब नासिका में जोर पड़ता है, नासिका से। इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका, यानी अंग, य, न म, इस सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। अब देखिए कंठ तालु, यानी कंठ में भी होता है और तालु में भी होता है। कंठ में भी होता है और तालु में भी होता है। तो कौन? ए हैं? ए और ऐ, ये दोनों जगह से हो रहा है, कंठ और तालु से, तो उसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ और तालु। अब देख लो ओ और औ, ओ और औ, ओ और औ कहाँ से हो रहा है? कंठोष्ठ से हो रहा है। तो ये दो ओ और औ जब पूछेगा कि उच्चारण स्थान कहाँ है और 4 ऑप्शन दे देगा तो आप मारोगे कंठोष्ठ। क्या मारोगे? कंठोष्ठ। चलो, अब दंथोष्ठ, यानी दांत से और ओष्ठ से, ओष्ठ से और दांत से उच्चारण होता है किसका? व। देखो इसमें दोनों सट रहा है, होठ भी सट रहा है और दांत भी सट रहा है। व करोगे तो दांत यहाँ टच हो रहा है, यहाँ पे जहाँ खैनी खाते हो रे बबुआ, जहाँ खैनी खाते हो वहां सट रहा है व क्या? व। जहाँ खैनी रखते हो खोस करके वहां सट रहा है व, हैं? और होठ भी सट रहा है, दांत भी सट रहा है, यानी व जो होगा वो क्या हो जाएगा? दंथोष्ठ हो जाएगा। तो पूछेगा व का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, बताओ कहाँ होगा? तो बोलोगे सर दंतोष्ठ होगा। कहाँ होगा? दंतोष्ठ होगा। ठीक है, क्लियर? बताइए कैसा लगा हैं? अब देखिए अगला क्या है? र व्यंजन के संयुक्त रूप के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? र व्यंजन का संयुक्त रूप के बारे में। बेटा देखो, र जो है वो व्यंजन के संयुक्त रूपों को स्थिति निम्नलिखित प्रकार से की होती है। अब देखो क नंबर में सबसे पहले देखो, र में यदि स्वर न हो, यानी र में यदि स्वर न हो तो क्या होता है? आधा र होता है। क्या होता है? आधा र होता है। ठीक है, और वह किसी अन्य व्यंजन से संयुक्त होता है, यानी आधा र जब होता है और किसी व्यंजन से मिलता है तो इस स्थिति में र अगले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है। देख लो, जैसे ये क्या है? स्वर रहित र है, स्वर रहित र है। क्या है? स्वर रहित र। जब स्वर रहित र किसी व्यंजन से मिलता है तो यह रेफ के ऊपर काम करता है, रेफ टाइप का हो जाता है, यानी ऊपर क्या लग जाता है? ऐसे लग जाता है, ऊपर में ऐसे लग जाता है, जिसको रेफ कहते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे आर्य, तो हम लोग लिखते हैं आ य ऊपर रेफ, आर्य। सूर्य लिखेंगे तो स में दीर्घ सु और य का ऊपर रेफ, सूर्य, है ना। उसी तरह से जब कर्म लिखेंगे तो क लिखेंगे और म के ऊपर रेफ लगाएंगे तो कर्म हो जाएगा, है ना। यानी र और म बन के म का ऊपर रेफ लग जाएगा, क र मिलके बन जाएगा कर के ऊपर, जैसे तर्क, अर्क, है ना। चलिए अब देखिए अगला र के साथ ही र व्यंजन यदि स्वर सहित हो। अब बोल रहा है कि जब र स्वर सहित हो, यानी गोटा र हो, क्या? गोटा र, उससे पहले कोई व्यंजन बिना स्वर का हो तो र पदिन के रूप में उस वर्ण के साथ जुड़ जाता है। बेटा जैसे देखो, म यानी आधा म और गोटा र, म्र, म्र बन जाएगा, म्र। क्या हो जाएगा? म्र। अब देख लो, जैसे आम्र, हमको लिखना है आम्र, तो लिखेंगे आ, मो का खींच देंगे नीचे र, है ना, आम्र। क्या हो जाएगा? आम्र। जैसे धूम्र, धूम्रपान, है ना। प्रेम, प्राचीन, भ्रम,
भ्रमण, भ्राता, इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, यानी र जो होगा यह स्वर सहित होगा, और स्वर सहित के साथ कोई भी जब व्यंजन बिना स्वर का जुड़ेगा तो यह इस तरह से बन जाएगा, है ना, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला र का यूज देख लो। क्या, ट ठ ड ढ के बाद आने वाला स्वर सहित र पदेन के रूप में इस प्रकार चिन्ह से जुड़ता है, देख लो, जैसे ट र ट्र, ट में रो जुड़ेगा, नीचे आ जाएगा, इसे दूगो को चोंगा आ जाएगा, दूगो चोंगी, ऐसे ऐसे वाला, है ना, ट्र, क्या आ जाएगा, दूगो ट्र, है ना। जब ट ठ ड ढ के साथ मिलेगा तो नीचे तरफ दूगो चोंगा बन जाएगा, जैसे ट्र, है ना, जैसे ट्र जोड़ र बन जाएगा ट्र, ये वाला ट्र, जैसे राष्ट्र हो गया, ट्रेन हो गया, है, ड्रम हो गया, ड्रामा हो गया, नीचे ऐसे दूगो चोंगी लटक जाएगा, है ना। यानी अब क्या बोल रहा है कि तो और र जब नियमानुसार तो बनता है परंतु तर रूप में हिंदी को मिलता है, उसी प्रकार से क्या होता है, तो का होता है, जैसे त्रिशूल, मात्रा, पात्रा, त्रिशूल, हैं, ये सब भी त्र बन जाता है, तो और र मिलके त्र बन जाता है। ठीक है, यानी स और र मिलता है, देखो जब क्या स्वर रहित स, तालाब स, है, और र मिलता है ना तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, वह स्र बन जाता है। देखो जब ऐसे स वाला र के साथ मिलता है तो ऐसे बन जाता है स्र, क्या बन जाता है, स्र बन जाता है। यानी हम लोग स्र का यूज कहां पर करते हैं, श्रीमान, कहां पे करते हैं, श्रीमान, है, श्रेष्ठ के रूप में करते हैं, श्रीमान के रूप में। ठीक है, तो आपने देख लिया र व्यंजन के साथ इसका टोटल संयुक्त रूप। तो बेटा सारा का सारा बढ़िया से नोट करते जाओ, आशा है कि नोट करते आ रहे हो, और आप अपना दुर्गा में कहीं से भी पूछे वर्णमाला में तो आप इजीली मार के आओगे, और इससे आपका 2-4 प्रश्न आने ही वाला है, आपको हिंदी में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए तो देख लिए ये सारा चीज बढ़िया से करके, तो जो है आपका आज टोटल फोनोलॉजी यानी वर्ण विचार यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर एक बार में समझ में न आए, दोबारा वीडियो देखोगे तो 110% में वादा करता हूं कि आपको कभी और दोबारा वर्ण विचार देखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना पेन और डायरी लेके बैठो, वीडियो को प्ले करो और देखो और करते चले जाओ, फिर कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, मैंने पूरे रिसर्च के साथ एक एक का तोड़ करके आपको ये वीडियो बनाया हूं, और खास करके आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए अर्थात दरोगा बनाने के लिए मैं हिंदी में इतना मेहनत कर रहा हूं। ये मेहनत मेरा सफल तभी होगा जब आप कमेंट करोगे सर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो सिलेबस में है वो अगला क्या होगा, पर्यायवाची शब्द होगा, तो मिलते हैं पर्यायवाची शब्द वाले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।